जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जिसमें 17 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 30.72%। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 30.72% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया था भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्र का विवाद है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेपाल। भारत का नेपाल देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। नेपाल जो है यह हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी जो राजधानी वो क्या है, काठमांडू है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन से जिले में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पंचायत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश की ऐसी पहली पंचायत कौन सी है, यह कौन से जिले में है जो कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली पहली पंचायत बनी है। तो आंसर होगा शहडोल जिले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था भारत की पहली महिला टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है। तो यहां पर क्रिकेट से भी संबंधित, खेलों से संबंधित क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, जिसका वीडियो हमने आपको कांस्टेबल एग्जाम के समय प्रोवाइड भी कराया था। तो इसका राइट आंसर है सांथा रंगास्वामी। भारत की पहली महिला टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है, तो आंसर होगा सांथा रंगास्वामी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त को, सॉरी यहां पर समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का संबंध किस वंश से था, तो यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। काफी आसान सा नाम है इसका और काफी फेमस नाम है समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, यदि आप लोगों से यह पूछा जाए तो यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। क्या था दोस्तों, हरिसेन था। यह आप लोगों को याद रखना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त से है, जिसे किसके द्वारा लिखवाया गया था, हरिसेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने, वह किस देश से हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था एजाज पटेल जो है एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने, वह किस देश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का न्यूजीलैंड देश से। और यह करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जब यह एग्जाम चल रहा था उसी से सिर्फ 10 दिन पहले का ही यह प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर हमने आप लोगों को बताया है किस लोकप्रिय फसल को उसके वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस फसल को उसके वैज्ञानिक नाम, तो यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम है। तो आपका आंसर होगा काबुली चना का। काबुली चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 जो कि 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराए गए, इनकी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग की। तो आप लोग गूगल पर जाकर क्या सर्च करेंगे दोस्तों, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या सर्च करना है आपको, दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करना है। तो यहां पर हमारे वेब पेज पर आप पहुंच जाएंगे, जहां पर हमारी सारी पीडीएफ आप लोगों को एक साथ देखने को मिल जाएगी। आप अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक प्रोवाइड करा दी है, आप वहां पर दी गई लिंक पर क्लिक करके भी हमसे या पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो नीचे जो नंबर दिया गया उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ डाउनलोड होने में कोई परेशानी हो रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है जैन तीर्थ स्थल 52 गजा किस शताब्दी का है।
आपसे पूछा गया है जैन तीर्थ स्थल 52 गजा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैन तीर्थ स्थल 52 गजा कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा बड़वानी में। कहां स्थित है दोस्तों? बड़वानी में। और ये काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। हमने आपको जब एमपी जीके की क्लास लगी थी, हम आपको टेस्ट करा रहे थे, तो तब भी हमने इसमें आप लोगों को यह क्वेश्चन बताया था कांस्टेबल एग्जाम के समय। और अभी जो टेस्ट चल रहा है पटवारी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए, वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एमपी जीके के टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा था जैन तीर्थ स्थल 52 गजा किस शताब्दी का है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का 15वीं शताब्दी से संबंधित है। जैन तीर्थ स्थल 52 गजा जो है, जो कि बड़वानी में है, यह 15वीं शताब्दी से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वह 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मिंत्रा। मिंत्रा जो है एक शॉपिंग ऐप है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर ई कॉमर्स कंपनी के बारे में पूछा गया, तो जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्विगी और साथ ही साथ मिंत्रा, ये सभी जो है आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के जो ऐप मिलते हैं दोस्तों, ये सब किसके उदाहरण है? ई कॉमर्स कंपनी के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कर्नाटक संगीत पितामह किसे कहा गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो अब आपका आंसर होगा पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो किसे कहा गया है? पुरंदर दास को कहा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय कहां स्थित है। काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय कहां स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का उज्जैन में। मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन में प्रसिद्ध सांदीपनी आश्रम भी स्थित है, जिस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा और उनके बड़े भाई बलराम ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। और यहां पर अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख स्थान है, जहां पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। और प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है खंडवा में नवजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पूछा गया है खंडवा में नवजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1931 में। खंडवा में नवजवान सभा की स्थापना वर्ष 1931 में हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया था किशोर कुमार सम्मान में कितनी राशि दी जाती है। देखिए आपको हमने जो पुरस्कार हैं इससे संबंधित एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था एग्जाम के समय। और अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम के लिए भी हमने आप लोगों को जो मध्य प्रदेश के अवार्ड हैं, खेल के अवार्ड और साथ ही साथ साहित्य और संगीत के अवार्ड, इनकी जो पुरस्कार राशि होती है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इन सभी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, जो कि आप लोगों को एमपी जीके की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जहां पर एमपी जीके के सबसे बेस्ट वीडियोस आप लोगों के लिए दिए गए हैं, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहां पर पूछा है किशोर कुमार सम्मान से कितनी राशि दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है किशोर कुमार सम्मान में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किशोर कुमार का जन्म कहां हुआ था यदि आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। यह एक पार्श्व गायक थे। और किशोर कुमार की समाधि कहां स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा खंडवा जिले में ही इनकी समाधि स्थल भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी शैली भक्ति संगीत से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी शैली भक्ति संगीत से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को राइट आंसर बताना था। आंसर होगा ध्रुपद। ध्रुपद शैली जो है यह भक्ति संगीत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था मध्य प्रदेश राज्य में राज्यों की परिषद में कितनी सीटें हैं।
क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश राज्य में राज्यों की परिषद का आशय है राज्यसभा। तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो आपका आंसर होगा 11। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11 और लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो 29। यह आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है यदि आपसे पूछा जाए तो 230 है। तीनों चीज आपको याद होना चाहिए, तीनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। डेली हम आपको एग्जाम का एनालिसिस, मतलब ये जो शिफ्ट है आपको पूरी सॉल्व करा रहे हैं। ए टू जेड जितनी भी शिफ्ट आप लोगों से पूछी गई थी सभी पूरी सॉल्व कराई जाएगी। इनके रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को कराए जाएंगे। तो यदि आप लोगों को डेली के डेली या शिफ्ट के एनालिसिस या हम कह सकते हैं कि पूरे पेपर देखना है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डॉक्टर अनिल काकोडकर किस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1996 में। डॉक्टर अनिल काकोडकर वर्ष 1996 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के उपाध्यक्ष बने थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो शॉर्ट में इसे बार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये भी आप याद रखेंगे, बार्क के नाम से, भाभा एटॉमिक रिसर्च है ना। तो इसे इस प्रकार सेंटर, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के रूप में भी इसे शॉर्ट में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया था, बैंकों के हाल ही में विलय के संबंध में गलत मिलान का चयन करें। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि इनमें से किस बैंक का किसके साथ विलय किया गया है और इनमें से कौन सा एक संबंध गलत है। तो पहला वाला अगर हम देखें तो सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय किया गया है, यह बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखेंगे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब बैंक में विलय किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है, यह भी सही है। लेकिन यहां पर देना बैंक का एसबीआई में विलय किया गया है, यह गलत है। देखिए एसबीआई में किसी भी बैंक का विलय नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप यहां पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो या सेंट्रल की एग्जाम हो, हमेशा ये क्वेश्चन, जैसे कि एसएससी या रेलवे की एग्जाम हो तो उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त शासक थे, गुप्त सम्राट थे, इन्होंने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। काफी अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 6 जून 1944 का डी डे आक्रमण कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है 1944 में डी डे आक्रमण कहां हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का फ्रांस। तो ये आप लोगों से जो विश्व इतिहास है उससे पूछा गया प्रश्न था। 6 जून 1944 का डी डे आक्रमण जो है यह फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं, तब आपका आंसर होगा फ्रांस में नहीं पाए जाते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और आपसे पूछा गया है विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये तो एक मतलब आप समझ लीजिए कि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं, वेरी वेरी आईएमपी कह सकते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कुछ भी लगा सकते हैं। यह जरूर पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह नहीं पूछा जाता है। तो विकास का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर होगा डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, देखिए यहां पर आप लोगों को एक अभिकथन दिया गया था, उसके बाद एक कारण दिया गया था। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए यहां पर आपको दिया है, टॉड, बुफो और हाइला उभयचरों से संबंधित हैं। तो ये कथन है। अब इसका कारण, उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं और उनकी त्वचा पर कोई सल्क मौजूद नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या सही है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आपका आंसर होगा आर, ए के लिए सही कारण है। देखिए अभिकथन तो सही है लेकिन उसके लिए जो कारण है वो भी क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए टॉड, बुफो और हाइला जो है इन सभी में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो ये सभी क्या है? उभयचर हैं। जैसे कि आपने मेढक देखा होगा, मेढक का हृदय भी 3 कक्षीय होता है जो कि एक उभयचर का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था, खालिस्तान एक परिवर्तन है जो समय पर या नियमित अंतराल पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए समय या नियमित अंतराल, समय को हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। समय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अवधि।
तो आवधिक अंतराल या आवधिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो समय समय पर या एक निश्चित नियमित अंतराल पर होता है, तो उसे आवधिक परिवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विषम की जांच करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से विषम की आपको जांच करना है कि इनमें से विषम अर्थात जो सबसे अलग है वो कौन सा है। तो देखिए यहां पर राइट आंसर है ब्रेड मोल्ड। तो ये आपके अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे सिपोडिया का उपयोग गतिमान और भोजन पकड़ने के लिए किया जाता है। अमीबा और एंटा अमीबा सिपोडिया मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। तो ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीवों से संबंधित है। ब्रेड मोल्ड इनमें अलग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया दोस्तों विकास के लिए क्या जरूरी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था विकास के लिए क्या जरूरी है। सनलाइट, प्लांट, हेल्थ, मनी। तो यह पूछा गया था इनमें से राइट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा हेल्थ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर फिर वही क्वेश्चन, एक अभिकथन और उसके लिए एक कारण, और आपको आंसर बताना था। देखिए कथन जो है वह है पानी बर्बाद नहीं होता है। कारण दिया उसका ड्रिप प्रणाली पौधों को बूंद बूंद पानी उपलब्ध कराती है। तो देखिए यहां पर दोनों के अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप ड्रिप प्रणाली का उपयोग करते हैं तो पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए और आर दोनों बिल्कुल सत्य हैं। अगर आप ड्रिप प्रणाली सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने पानी से और जो खेतों में देखा होगा पाइप के माध्यम से फव्वारे के रूप में जो सिंचाई की जाती है उसे कहते हैं ड्रिप प्रणाली सिस्टम, जिसमें बूंद बूंद करके फसलों को पानी दिया जाता है, जिससे कम पानी में फसलों को उनके विकास के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो इसमें पानी ज्यादा बर्बाद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां भी अभिकथन और आप लोगों को कारण दिया गया था, आंसर आपको बताना था। तो यहां पर आप कथन देखेंगे तो यहां दिया है कथन, कभी कभी आप अचार या मुरब्बा पर काला पाउडर या सफेद डिस्क तैरते हुए देख सकते हैं जब एक लंबे समय के बाद एक बार जार खोला जाता है। आपने देखा होगा कि जो अचार होता है या मुरब्बा होता है, अगर उसको आप बॉक्स को बंद करके उसके डब्बे को या बर्नी को बंद करके रख देते हैं कई लंबे समय के लिए, जैसे आप 2 महीना 3 महीना उसे नहीं देखते, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ सफेद सफेद ऐसा फफूंदी जैसा आ जाता है। तो आपने देखा होगा, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अब उसका कारण देखिए वो क्या है। अचार या मुरब्बा पर तैरने वाला काला पाउडर या सफेद डिस्क मूल रूप से कवक वृद्धि है। तो ये तो बिल्कुल सही है, वो क्या होता है, कवक होता है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 है। ए और आर दोनों सत्य हैं। जब आप एक जार को, अचार या मुरब्बे को काफी लंबे समय तक बंद करके रख देते हैं 3 महीने 4 महीने, उसके बाद आप उसे खोल के देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ काले काले रंग के ऐसी आपने देखा होगा कि गद्दी जैसे, रुई जैसी, या फिर हम कह सकते हैं सफेद रंग की रुई जैसी आपको आकृति दिखाई देती है। तो वो क्या होती है, वो कवक होती है दोस्तों। क्या होती है, कवक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों से कवक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तब आपका आंसर होगा वो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो हमारी आकाशगंगा कैसी है, तो आप सभी ने सुना होगा कि हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। कैसी है दोस्तों, सर्पिलाकार है हमारी आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। और एक आकाशगंगा जो है इसमें अरब तारे से भी ज्यादा पाए जाते हैं, कई अरब तारे पाए जाते हैं। जैसे सूरज एक तारा है, ऐसे अन्य कई अरब तारे एक आकाशगंगा में पाए जाते हैं। और हमारा जो सौरमंडल है, मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी किसका हिस्सा है, सौरमंडल का। तो सौरमंडल किसका हिस्सा है, तो एक आकाशगंगा का। वो आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे, जिसे हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं, दुग्ध मेखला। तो हम किस आकाशगंगा में निवास करते हैं, हमारा पृथ्वी या सौरमंडल किस आकाशगंगा में है, तो आपका आंसर होगा दुग्ध मेखला, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में मिल्की वे। और इसकी आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी वर्ग की श्रेणी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक सबसे बड़ा वर्गीकरण श्रेणी है। तो राइट आंसर होगा इसका साम्राज्य। इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप देखेंगे संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया संक्रामक रोगों को रोकने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर वह है टीका, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं वैक्सीन। जैसे कि अभी आपने कोरोना देखा, तो कोरोना भी क्या है, एक संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो कोरोना भी कुछ ऐसा ही था, तो इसके लिए भी क्या आया, वैक्सीन आया। आप देखेंगे रेबीज रोग जो होता है वो भी क्या होता है, संक्रामक होता है, तो उसका भी वैक्सीन होता है। आप देखेंगे चेचक रोग जो होता है संक्रामक होता है, उसका भी वैक्सीन होता है। क्षय रोग जो होता है वह भी संक्रामक होता है, उसका भी वैक्सीन होता है। तो जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उन्हें रोकने का तरीका कि आप टीका लगवाएं या उसका वैक्सीन लगवाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है
केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए कोशिका की अगर बात कर ली जाए तो ये पादप कोशिका मतलब जंतु कोशिका की बात की जाए, हमारे शरीर में जैसे कोशिका होती है, कोशिका के सेंटर में क्या होता है? केंद्रक होता है दोस्तों। और केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार से बारीक बारीक, आपने ये 9th या 8th की बुक में आपका बना देखा होगा, 10th की बुक में आप लोगों ने स्कूल पढ़ी होगी जब, तो इस प्रकार से कोशिका आपने बनाई होगी, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये बिंदी बिंदी दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये क्या है? तो यह कोशिका द्रव्य, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है दोस्तों। तो केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, ये क्या है? सब जेली जैसा पदार्थ होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूषित भोजन के सेवन से क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है दूषित भोजन के सेवन से क्या हो सकता है, तब आपका आंसर होगा रोग हो सकता है। दूषित भोजन के सेवन से रोग हो सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से आग उत्पन्न करने के लिए कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जो होती है तो आग बुझाने के काम आती है, यहां आग उत्पन्न करने की बात की गई, तो आंसर होगा हीट मतलब गर्मी, ईंधन, ऑक्सीजन। ये देखिए अब ईंधन होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है? जलने में सहायता करती है। और पहले जलाने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा मतलब हीट की जरूरत होती है। तो उष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन ये आग उत्पन्न करने के लिए जरूरी होती है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या होती है? आग बुझाने के लिए जरूरी होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा है जमीन पर लुढ़कती एक गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, यह किसके कारण होता है? जैसे आपने जमीन पर एक गेंद लुढ़काई दोस्तों इधर की ओर, तो ये थोड़ी दूर लुढ़कते हुए यहां आएगी और यहां आकर रुक जाएगी। तो इसका रीजन क्या है? तो आप कहेंगे कि इसे टकराव कह सकते हैं फर्श का, या हम इसे दूसरा नाम देते हैं घर्षण। क्या नाम देते हैं दोस्तों? घर्षण। जब दो सतहों के अनियमितताओं के कारण उत्पन्न एक विरोधी बल होता है तो उसे क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। घर्षण क्या करता है दोस्तों? देखिए अब ये गेंद इस पर लुढ़क रही है, तो ये गेंद की सतह और इस फर्श की सतह के बीच जो अनियमितताएं हैं, जिसके कारण एक विरोधी बल जो उत्पन्न हो रहा है, जो कि इसकी गति को धीमा कर रहा है और अंत में इसे क्या कर रहा है? रोक दे रहा है, वही क्या है? घर्षण या टकराव हम इसे कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था देखिए यहां पर आप लोगों को बताना था कि टूना, टूना का नाम आपने सुना होगा, मूवीज या नाटक में आपने देखा होगा कि टूना क्या है दोस्तों? एक फिश है जिसे बड़े चटकारे के साथ, बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टूना का नाम सुनते ही आपका नाम दिमाग में आ जाएगा कि यह क्या है? एक मछली है। या फिर आप यहाँ देख सकते हैं सुनहरी मछली लिखा है, तो इसका संबंध किससे है? मछली वर्ग से। अमीबा और पैरामीशियम, ये देखिए यहाँ पर ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ये प्रोटोजोआ से संबंधित है। और सिल्वर फिश, केकड़े, केकड़े या कीड़े मकोड़े हम कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई, तो ये सब किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा समूह में। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों वो किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए टूना फिश होती है, या हम कह सकते हैं टूना, मिन्नो और सुनहरी मछली, ये सब क्या है? मछली के उदाहरण है। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ हैं, और सिल्वर फिश, केकड़े, ड्रैगन फ्लाई ये क्या है? आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है असंगत का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से एक असंगत का चयन करना था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जो है एक स्टेट गवर्नर है, ओ सॉरी स्टेट के सीएम है, ठीक है। पूर्व स्टेट के एक सीएम रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर। और यहां पर इसके बाद आप देखेंगे तो ये सभी क्या है? अधिकारी हैं सेंट्रल में, इनकी क्या है? आप कह सकते हैं कि कैबिनेट में ये सब पदस्थ हैं इसके अतिरिक्त, जैसे निर्मला सीतारमण, यशवंत सिन्हा, एन डी तिवारी, ये सब क्या है? किससे संबंधित है? कैबिनेट से संबंधित है। लेकिन ये जो मनोहर पर्रिकर है ये क्या है? एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि सबसे भिन्न कौन सा है। तो ये हुआ दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को काफी अच्छे भी लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली सभी शिफ्टों के फुल एनालिसिस देखने के लिए, या हम कह सकते हैं कि सभी शिफ्टों के फुल पेपर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा लीजिए। और अभी तक जितने भी वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए वह देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहां से आप लोग सभी आसानी से देख पाएंगे। और इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन दबाकर वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।